इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। और यह वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है और पिछले वीडियो का लिंक है, जिससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि आखिर हेल्थ होता क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। और इसके बाद हमने इंडिया का सिचुएशन देखा कि इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशन कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर हमें पढ़ना है इस वीडियो में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो हमारा सरकारी हेल्थ केयर सर्विस है और जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है, इनके बीच का हम एक तरीके का कंपैरिजन करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनके बीच में क्या फर्क है। तो देखिए, हमारे देश में हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनको दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं ओनरशिप के आधार पर। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है इनको चलाया जाता है सरकार द्वारा, सरकार सारे हॉस्पिटल को ओन करती है और उसको सरकार द्वारा चलाया जाता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अगर किसी हॉस्पिटल को ओन करता है या फिर अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलकर चलाता है, पैसे लेकर लोगों का इलाज करता है, तो वो हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में आ जाता है। और इसमें कई तरीके के प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जैसे आपको बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत जगहों पर डॉक्टर जो है वो छोटे छोटे अपने क्लिनिक खोलकर बैठे हुए रहते हैं, और बहुत जगहों पर कुछ दुकान आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं या फिर एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इस तरीके के जांच किए जाते हैं। तो जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है उसमें कई तरीके के वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम सबसे पहला देखते हैं वो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है ये एक तरीके का चेन है, पूरा सिस्टम है, जिसमें कि आपको हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं, जिनको कि सरकार द्वारा चलाया जाता है। और ये जो पूरे सेंटर्स हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखा गया है, लिंक करके रखा गया है, ताकि ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया के रूरल इलाकों को और साथ ही अर्बन इलाकों को देख सके, उन इलाकों को कवर कर सके और वहां पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। और ये जो ट्रीटमेंट है ये छोटे से छोटे इलनेस से लेकर आपको बहुत ही स्पेशल सर्विसेज तक प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप अगर अपने गांव में जाएंगे तो आपके गांव में आपको नर्स देखने को मिलेगा और इसके साथ ही एक विलेज हेल्थ वर्कर होगा, और ये इनको ट्रेन किया जाता है कि ये कॉमन इलनेस को ट्रीट करें। यानी कि आप अगर अपने गांव में इलाज करा रहे हैं तो वहां पर आपको कैंसर का इलाज नहीं होगा, लेकिन वहां पर जो छोटे छोटे बीमारी हैं, जैसे किसी को बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरीके की छोटी छोटी बीमारी हो गए, तो उसका वहां पर इलाज किया जा सकता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जो कि आपके गांव में है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का बहुत ही बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर हो जाता है या फिर कुछ और बड़ा बीमारी हो जाता है, कुछ आपको ऑपरेशन कराना है, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाना होगा, जैसे कि आपको आपके राज्य की राजधानी में होगी या फिर बड़े शहर में होगी, जैसे कि आपका एम्स हो गया या फिर BHU हो गया। इस तरीके के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, जहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे इलाज किए जाते हैं, उन जगहों पर वैसा इलाज हो सकता है। और ये जो सेंटर्स, जैसे ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये आपको जो रूरल एरिया है उसको कवर करते हैं। और इसके बाद एक इससे ऊपर लेवल पर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बड़ा होता है। वहां पर कुछ खास इलाज हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्पेशल इलाज नहीं हो सकता। जैसे कैंसर का इलाज आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होगा, लेकिन अगर आपको चोट लग जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना है, तो उसका इलाज आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो बड़े सिटीज हैं वहां पर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां पर जैसे कि अमन को ले जाया गया था, जो हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल देखा था, एक स्टोरी हमने देखी थी जिसमें दो दोस्त थे, अमन और रंजन। उस स्टोरी में जो अमन गया था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, तो उसको मैंने शॉर्ट में समझाया था। और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पर हकीम शेख को ले जाया गया था, यानी जो व्यक्ति था, मजदूर था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जो स्टोरी हमने पहले देखी थी, उसकी यहां पर बात की जा रही है। और ये जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है या फिर हेल्थ सर्विस है, इसको पब्लिक बहुत सारे रीजन की वजह से कहा जाता है। पहला तो ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारे देश की जनता के प्रति कमिटमेंट होता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सभी सिटीजन्स को, और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। और इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको हॉस्पिटल या फिर हेल्थ सेंटर जो है ये स्टैब्लिश करती है गवर्नमेंट। और इसके साथ ही ये जो पूरा सिस्टम, यानी जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको चलाने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है, यानी कि जो पैसे की जरूरत होती है, वो हमारे टैक्स से आता है। यानी हम जो टैक्स देते हैं, जनता जो टैक्स देती है, उसी से सरकार जो है इस पूरे सिस्टम को चलाती है। जैसे कि जितने भी फैसिलिटीज जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल बनाना है, कोई सेंटर बनाना है, डॉक्टर्स को हायर करना है, इसके लिए पूरा पैसा सरकार जो है वो टैक्सेस से खर्च करती है। और इस वजह से ये जो फैसिलिटी है ये सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग इसमें पैसा दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, कि ये जो पूरा सिस्टम है ये होना चाहिए, या फिर ये इस तरीके से बनाया गया है कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, या तो
फ्री में या फिर काफी सस्ते दामों पर, ताकि जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी यहां पर आकर अपना इलाज करा सके और अपने खुद को जो बीमारी है उससे मुक्त कर सके। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो ये है कि जो बीमारी है जो कि फैल सकते हैं, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कैलरा, चिकनगुनिया, डायरिया, ऐसी बीमारी को फैलने से रोकने की भी जिम्मेदारी जो है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी होती है। और देखिए ऐसा करने के लिए, यानी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो सरकार है या फिर जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो कई सारे कैंपेन्स चलाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मच्छर की बात करें, मलेरिया की बात करें, तो जो सरकार है या फिर जो हेल्थ सिस्टम है वो कैंपेन्स चलाती है कि जो वाटर कूलर्स है या फिर रूफटॉप है जहां पर पानी जमा होता है, उस पानी को जमा होने से रोका जाए ताकि जो बीमारी है वो ना फैले या फिर जो मलेरिया है उसके मच्छर वहां पर ना पनपे। तो इस तरीके के बहुत सारे काम जो है वो सरकार द्वारा किए जाते हैं या फिर इस सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए यहां पर आगे आपसे पूछा रहा रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, यानी कि हकीम शेख जो है उसका एग्जांपल हमको याद करना चाहिए, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। वहां पर आप जानना चाहेंगे कि वहां पर कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में। तो देखिए वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने क्या कहा था, यहां पर फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी जनता का हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरतों को पूरा करे, और सरकार जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि राइट टू लाइफ, जो कि एक तरीके का अधिकार है हर एक व्यक्ति का, उसको सेफगार्ड करे, उसको प्रोटेक्ट करे। और कोर्ट ने यह कहा कि जो हकीम शेख है उसको जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, उसके लाइफ जब परेशानी थी या फिर जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसको जो परेशानी झेलनी पड़ी उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। और अगर कोई हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो प्रोटेक्शन है उसके लाइफ का वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, यानी उसका जो बेसिक राइट है उसको मरहूम किया जा रहा है या फिर छीना जा रहा है। और ये जो कोर्ट इस मामले में जो कोर्ट है उसने ये भी कहा कि ये जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, ट्रीटमेंट चाहे इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर किसी भी सिचुएशन हो, हर एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको हमेशा अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए नेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके। और जो हकीम शेख है उसको बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जो ट्रीटमेंट है ये डिनाई किया गया था, इसकी वजह से जो कोर्ट है उसने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस सारे पैसे वो हकीम शेख को रिटर्न करे या फिर दे जितना भी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च किया है। तो इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आगे यहां पर आ जाता है हमारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो देखिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में बहुत तरीके के प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। रूरल एरियाज में जाएंगे तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि आरएमपीज होते हैं जो कि अपना खुद को प्रैक्टिस करते हैं या फिर लोगों का इलाज करते हैं। अर्बन एरियाज में यानी शहरों में जाएंगे तो वहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमको डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि प्राइवेटली ओन किए जाते हैं या फिर जो नर्सिंग होम है वो भी है जो कि प्राइवेटली ओन किए जाते हैं। पूरा हॉस्पिटल ही प्राइवेट है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा ओन किया जाता है या फिर किसी कंपनी द्वारा ओन किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे लैबोरेटरीज हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बहुत तरीके के टेस्ट किया जाता है और स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट आपको दुकान देखने को मिल जाएंगे, मेडिकल शॉप्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर हम मेडिसिन खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं अपने इलाज के लिए। और इसके बाद देखिए हम जैसा कि जान सकते हैं नाम से कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज है इसको सरकार द्वारा ओन नहीं किया जाता, यानी सरकार इसकी मालिक नहीं है या फिर सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती है। और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से अलग प्राइवेट फैसिलिटीज में हम जब भी कोई काम कराते हैं यानी कि इलाज कराते हैं या फिर एक्सरे कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा पैसे पे करने होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे देने होते हैं हर एक सर्विसेज के लिए जो कि हम प्राइवेट फैसिलिटीज में यूज करेंगे। और आज अगर आप जाएंगे इंडिया में, अगर आप अपने आसपास के इलाकों में घूमेंगे तो आप आसानी से प्राइवेट फैसिलिटीज के प्रेजेंस को देख सकते हैं अपने आसपास के इलाकों में। और आज अगर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो कि हॉस्पिटल को रन कर रही हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो दवाइयां बनाने या फिर बेचने के काम में लगी हुई हैं। इसके अलावा मेडिकल शॉप्स तो हम अपने देश में हर एक इलाके में खोज ही सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, यानी कि अब हम देखने वाले हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या सभी लोगों के लिए इक्वल है, क्या सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, इस चीज को यहां पर हम देखने वाले हैं।
और यहाँ पर देखिए बात की गई है कि इंडिया में हम एक ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं जहां पर जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज है उनकी ना तो क्वालिटी बढ़ रही है, ना संख्या बढ़ रही है, ना सही ट्रीटमेंट वहां पर होता है। और देखिए हमारे देश में जो मेनली अवेलेबल है लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था वो है प्राइवेट, यानी कि अगर आपको सही इलाज कराना है तो लोग आज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं बल्कि प्राइवेट सर्विसेज में जाते हैं, क्योंकि वहां पर बेहतर इलाज होता है। और प्राइवेट सर्विसेज की एक और परेशानी यह है कि ये जो पूरा सिस्टम है प्राइवेट सर्विसेज का, ये अर्बन एरियाज में कंसंट्रेटेड है। और इसके अलावा एक और चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो प्राइवेट सर्विसेज है इसको चलाया जाता है प्रॉफिट के लिए, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए इस पूरे सिस्टम को चलाया जाता है। और इस वजह से जो कॉस्ट है इस पूरे सर्विस का ये काफी ज्यादा हाई होता है, काफी ज्यादा होता है। और इसके अलावा जो मेडिसिन यहाँ पर मिलते हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इलाज कराने के लिए, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में इलाज कराने के लिए अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनको अगर इलाज वहां पर कराना है तो उनको पैसे उधार लेने होते हैं अगर उनके फैमिली का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि पैसे कमाने के लिए ये जो प्राइवेट सर्विसेज हैं ये कई बार गलत तरीकों को भी अपनाते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि सस्ता इलाज अवेलेबल है या फिर सस्ती दवाई अवेलेबल है, लेकिन वो उसको यूज नहीं किया जाता, बल्कि जो डॉक्टर हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं, प्राइवेट सर्विसेज में बैठते हैं, वो अननेसेसरी मेडिसिन लिखते हैं या फिर महंगे दवाइयां लिखते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है। और उसके अलावा बेकार में पैसे ज्यादा खर्च करवाते हैं लोगों से ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और यहां पर आगे बताया गया है कि इंडिया में करीब 20% ऐसे लोग हैं, यानी पॉपुलेशन का 20% हिस्सा ही है जो कि मेडिसिन को अफोर्ड कर सकता है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान जरूरत होती है जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि पुअर नहीं है यानी गरीब नहीं है, वो भी अगर एक मेडिकल इलाज कराने जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसको परेशानी हो सकती है, हार्डशिप हो सकती है। और एक स्टडी में ऐसा बताया गया कि इंडिया के जो 40% पॉपुलेशन है या फिर जो 40% लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं किसी इलनेस या फिर इंजरी की वजह से, उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है इलाज के पैसे को चुकाने के लिए, इलाज के जो पैसे हैं उसको देने के लिए। और इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो कि पुअर हैं, जो कि जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए हर एक बीमारी या फिर हर एक इलनेस फैमिली में एक बहुत ही बड़ा परेशानी का सबब होता है। उनको काफी परेशानी या फिर मेंटल स्ट्रेन इस चीज की वजह से झेलना पड़ता है। और इसके अलावा सबसे बुरी बात यह है कि यह सिचुएशन जो है वो बार बार होता है ऐसे लोगों के साथ जो कि गरीब है, क्योंकि वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर बीमारी आसानी से हो सकती है, या फिर जो गरीब लोग हैं वो पहले से ही अंडर नरिश होते हैं। और ये जो फैमिलीज हैं इनको उतना भरपूर खाना भी नहीं मिलने पाता जितना उनको मिलना चाहिए। और इसके अलावा इनको बेसिक नेसेसिटीज जैसे साफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग या फिर क्लीन सराउंडिंग भी नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी जल्दी बीमारी इनको होती है और बहुत ही जल्दी जल्दी इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और इस वजह से जो इलनेस है उसकी वजह से जो इनकी फैमिली की सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि लोग पैसे की वजह से सही इलाज नहीं कराने पाते या फिर पैसे की वजह से वो इलाज कराने से बचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो दूसरे रीजन से भी इलाज कराना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हेल्थ को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसमें इतना हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, दवा खाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा कई इलाकों में ऐसा भी है कि जो महिलाएं हैं उनके हेल्थ को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना कि एक मेल को या फिर पुरुष के हेल्थ को वैल्यू दिया जाता है। और महिला के हेल्थ को माना जाता है कि वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है कंपेयरिंग टू एक मेल की हेल्थ के, यानी कि परिवार में अगर कोई मर्द है तो उसका हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन महिला का हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर जो हेल्थ सेंटर है उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा कम है और उनको सही से रन भी नहीं किया जाता। और इन इलाकों में जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो तो एक तरीके से ना के बराबर अवेलेबल है, बिल्कुल ही अवेलेबल वहां पर नहीं है। इसके बाद यहां पर बात आती है कि हम इन सर्विसेज को या फिर ये जो पूरा सिस्टम है इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमने ऊपर पूरे बात को पढ़ा, पूरी सिचुएशन को पढ़ा, तो वहां पर हमें पता चला कि हमारे देश का जो हेल्थ सिचुएशन है वो उतना अच्छा नहीं है। यानी हमारे देश में जो लोग हैं उनके लिए जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है, वो उतना बेहतर नहीं है। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को हमारे देश में, और स्पेशली वैसे लोगों को जो कि गरीब हैं और डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनको उतनी सर्विसेज नहीं मिलती, जैसे कि पानी साफ नहीं मिलता या फिर और भी चीजें नहीं मिलती है। और इसके बावजूद जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं बेसिक एमिनिटीज के ऊपर या फिर सोशल कंडीशन के ऊपर लोगों के। और इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने के साथ साथ हमको सोशल कंडीशन को भी सुधारना होगा, लोगों के नेबरहुड को सुधारना होगा। जो ड्रिंकिंग वाटर है, इस तरीके की जो परेशानी है इसको सुधारने की जरूरत है,
सभी चीजों पर काम करने की जरूरत है, तब हम लोगों के हेल्थ को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आगे हम कुछ एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि जो इलाके हैं जहां पर हेल्थ में काम अच्छा हुआ, वहां पर यह चीजें पॉसिबल कैसे होने पाई है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम केरल की बात करने वाले हैं, केरल राज्य की बात करने वाले हैं। 1996 में जो केरल गवर्नमेंट थी उसने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि जो पूरा स्टेट बजट था उसका 40% पंचायत को दे दिया गया। पंचायत जो थे वो 40% जो पैसा उनको मिलता था उसको लेकर वो अपनी जरूरतों के हिसाब से प्लान बना सकते थे, अपनी जरूरतों के हिसाब से जो भी चीजें उनको जरूरत है वो कर सकते थे। और इस वजह से जो विलेज थे वहां पर प्रॉपर प्लानिंग होने पाए कि पानी के लिए कितना खर्च करना है, फूड के लिए किस तरीके से खर्च करना है, महिलाओं के डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए कैसे खर्च करना है, ये प्लानिंग जो विलेजेस है वो आसानी से करने पाए, बेहतर तरीके से करने पाए। और इसकी वजह से ये हुआ कि जो वाटर सप्लाई स्कीम था उसको बेहतर बनाया गया, स्कूल का वर्किंग को बेहतर बनाया गया, आंगनवाड़ी को बेहतर बनाया गया, और इसके अलावा जो विलेज के जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम थे वो उनको बेहतर बनाया गया या फिर उसको सुधारा गया। और हेल्थ सेंटर जो थे उनको भी इंप्रूव किया गया। और इन सभी चीजों को करने की वजह से जो सिचुएशन है पूरे इलाके का वो काफी बेहतर हो गया। और इन सभी एफर्ट के बावजूद जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, जैसे कि मेडिसिन का शॉर्टेज हो गया, हॉस्पिटल बेड का शॉर्टेज हो गया, या फिर डॉक्टर्स की कमी हो गई, ये इन इलाकों में भी देखने को मिला, यानी केरल में भी ये परेशानी रह गई। और इसको अभी भी एड्रेस करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। इसके बाद अब हम दूसरे देश का एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसका नाम है कोस्टा रिका। अब हम देखने वाले हैं कि कोस्टा रिका ने अपने देश में हेल्थ केयर सर्विसेज को सुधारने के लिए क्या किया। तो देखिए, कोस्टा रिका जो है उसको साउथ अमेरिका में हेल्थीएस्ट कंट्री, वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है। और उसका रीजन यह है कि कोस्टा रिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ साल पहले चेंज किया गया था। और चेंज ये था कि कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि जो कोस्टा रिका है उसकी कोई भी आर्मी नहीं होगी, यानी कोस्टा रिका जो गवर्नमेंट है वहां पर कोई भी, कोस्टा रिका कंट्री जो है वहां पर किसी भी तरीके की आर्मी नहीं होगी। और इसकी वजह से जो कोस्टा रिका जो गवर्नमेंट है उसके पास काफी ज्यादा पैसा हो गया कि वो हेल्थ पर या फिर दूसरे चीजों पर खर्च कर सके, एजुकेशन पर या फिर दूसरे बेसिक नीड्स पर खर्च कर सके। इसकी वजह से जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट जो है वो आसानी से डेवलपमेंट में पैसे खर्च करने पाई और हेल्थ पर या फिर एजुकेशन पर और भी चीजों पर ध्यान देने पाई, जो कि आसानी से लोगों के लाइफ को या फिर उनके हेल्थ को बेहतर बनाने में उसने हेल्प किया। और जो कोस्टा रिका गवर्नमेंट है वो बेसिक सर्विसेज या फिर एमिनिटीज प्रोवाइड करती है अपने देश के सभी लोगों को, यानी कि जैसे कि हमारे देश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वैसा ही सर्विसेज वहाँ की सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल में, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ये जो सर्विसेज हैं ये सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ एजुकेशन भी वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है और इसके साथ ही वहाँ पर नॉलेज जो है उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है एजुकेशन का हर एक लेवल पर। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोस्टा रिका में चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया गया, केरल में किस तरीके से हैंडल किया गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।